नमस्कार, क्वेश्चन आवर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। किसी भी राज्य की राजधानी में अगर एक के बाद एक हत्याएं होंगी तो फिर सवाल जरूर उठेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 17 दिनों में 5 लोगों की सरेआम हत्या ने कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि पूरे प्रदेश में अपराधियों का आतंक मचा हुआ है। देहरादून में हाल ही के दिनों में अपराधों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। पिछले 17 दिनों में 5 लोगों की हत्या ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिससे देहरादून को कभी शांत व सुरक्षित शहर माना जाता था, वहां इस तरह की दिन दहाड़े हत्याएं चिंता का विषय बन गई हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड 9 हिमालयी राज्यों की सूची में कई आपराधिक श्रेणियों में शीर्ष पर है। मौजूदा स्थिति यह है कि राजधानी में ही 17 दिनों में 5 लोगों की हत्या हुई है। लिहाजा विपक्ष ने सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर उत्तराखंड में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं वो इतने ज़्यादा ख़राब क्यों हो रही हैं। खासकर देहरादून में जो दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। 17 दिनों में 5 हत्याओं से भी सवाल हैं। तो यही मुद्दा है आज का कि आखिर कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है। ट्रांसफर पोस्टिंग करने से क्या इसका हल निकलेगा? और जो देहरादून कभी शांतवादियों के लिए जाना जाता था, आज वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजेश बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है राजेश जी आपका। आशीष सैनी जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी आपका भी स्वागत। कल्पना सेमवाल मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, यूकेडी के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत कल्पना जी। और डॉक्टर अनिल चंदोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी स्वागत अनिल जी। राजेश जी, जब मैं भी आपके विधायक जी को सुन रहा था, उनकी रिपोर्ट भी हमने दिखाई, पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, और विधायक जी ने कहा कि फिजा बिगड़ रही है, घटनाएं हो रही हैं, हमारे लिए ये चुनौती है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही, अपनी ही सरकार में होते हुए ऐसी बयानबाजी, अपराधियों की शरणस्थली बन चुका है उत्तराखंड, देहरादून। ये एक विधायक को बोलना चाहिए राजेश जी? देखिए सचिन जी, माननीय विधायक उन्होंने जो बात कही वो अपने स्तर से सोच समझ के कही होगी। निश्चित रूप से जो ये बीते 15 दिन के अंदर, खासतौर पे जब हम राजधानी की बात करें और हमें तमाम ऐसी घटनाएं, दुखद घटनाएं, दर्दनाक घटनाएं और जो ऐसे खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, जो इस कांड हो रहे हैं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से जो चीजें देखने को हो रही है, नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे शांत प्रदेश के अंदर जिसको एक ऐसा टूरिस्ट हब के रूप में पूरे देश के अंदर माना जाता है, एक ऐसा शांत प्रदेश माना जाता है जो पर्यावरण के रूप से, वातावरण के रूप से, यहाँ के लोगों के व्यवहार के रूप से, इन सब चीजों के रूप से एक अलग प्रदेश अन्य राज्यों के रूप में अलग श्रेणी में दिखता है जी। लेकिन जो घटनाएं हमने बीच में देखी, चाहे प्रेम प्रसंग को लेकर घटना हुई मच्छी बाजार की, चाहे हमने तिब्बती बाजार के पास जो घटना देखी, जिस घटना में एक माँ ने, जैसे एक बात कहते हैं ना, हम लोग पूजा आरती करते हैं तो कहते हैं कि पूत कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे जो चीज हुई वो थोड़ा सा एक मात्र का जो दर्जा है, माता का जो दर्जा है, उसको कलंकित करने का काम हुआ है। हो रही हैं, ठीक बात है, आप घटनाओं का विवरण दे रहे हैं। सर देखिए, बड़ा सवाल ये है कि जनता आज ये जानना चाहती है कि कानून व्यवस्था लचर है तो क्यों है और घटनाएं बढ़ रही हैं। पहले तो मुझे इसी बात का जवाब दे दीजिए राजेश जी, घटनाएं बढ़ क्यों रही हैं, फिर उसके समाधान पे आएंगे। सचिन जी, जो बात मेरी जिस बात को आपने विवरण के रूप में लिया, घटना की जो फर्स्ट स्टेज है, उस स्टेज को हमें समझने की जरूरत है। एक होता है गुंडा बदमाशी होना, लूटपाट होना, किसी और तरह की घटना होना, और एक होता है कि जायदाद के पीछे माँ बेटे को मार दे रही है, प्रेमी प्रेमिका को मार दे रहा है, लेन देन में हिस्ट्री शीटर मर रहा है और 24 घंटे के अंदर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। मैं इस चीज की भिन्नता आपको बता रहा हूं कि घटना का प्रारूप है क्या। जो घटना का प्रारूप है, वो जिस तरह से हम देख रहे हैं, वो सारे जो घटना के क्रम है वो परिवार से संबंधित क्रम है, पैसे से लेन देन वाले क्रम है। इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्रम में पुलिस ने अब एक माता अपने बेटे को मारने के लिए सुपारी किसी को दे रही है, पुलिस क्या करेगी जी? पुलिस घटना अगर कोई हो रही है और उसको पकड़ के जो अपराधी उनको 24 घंटे के अंदर जेल के अंदर डाल रही है, क्या पुलिस अपना काम नहीं सर एक बात बताइए, जो घटना आज हुई है उसमें तो 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। गैंगवार, ये तो उत्तर प्रदेश और कभी बिहार में सुनते थे, उत्तराखंड में तो कभी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज गैंगवार हो रहे हैं। लेकिन
लेकिन लेकिन हमने उसमें जो रिपोर्ट उन्होंने दिखाई उसमें यह भी समझने की कोशिश करी कि उनकी बसावट इस उत्तराखंड के अंदर 2002 से 2010 के बीच में हुई है। ये हमने देखा, ये सर बसावट ऐसे लोगों की कब हुई उत्तराखंड के अंदर? अब आप ये कह रहे हैं कहां से कांग्रेस आए ने ये कराई लोग? है। सर और 17 के बाद से देखिए, कितने मैं वेरिफिकेशन नहीं कह कराए रहा हूं आप ये लोगों ने? बात, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आप 10 पे मैंने क्यों जा राज्य रहे हैं? बनने के बाद की बात कही, मैंने राज्य बनने के बाद की बात सर कही। राज्य तो ऐसे 2000 लोगों में ने बना शरण, था ना, 10 साल तो हो गए थे। 7 से 10 तो आपके देखिए बीच देखिए आप ही की सरकार थी। देखिए नहीं, जो भी थी सरकारें, जो भी इसके लिए, कभी कोई अपराधियों को कोई सरकार यहां बसने का काम नहीं कराती है। मैं ये कहना चाहता हूं, उस बात से नया राज्य बना, सबने प्रयास किया कि ऐसे शांत प्रदेश में जाए जहां हमारी जो पहचान है वो छुपी रहे। आज जिस चीज को विपक्षी दल कोस कोस के कहते हैं ये काम नहीं होना चाहिए, जी जिसके लिए सरकार प्रयासरत है कि 2003-2004 में जो प्रदेश के अंदर लोग आए हैं वो अपनी पहचान को कैसे अलग कर रहे हैं, वो लोग यहाँ के हैं या नहीं है, उसको ढूंढने का जब काम करे तो विपक्ष ने उसमें ठीक है। विरोध तो नहीं राजेश करना जी, चाहिए। क्राइम हो रहा है, बाहर के लोग कर रहे हैं, ये बात ठीक है, बाहर से भी लोग आ रहे हैं। आपने कहा 2010 में आकर बसे। सर कोई वेरिफिकेशन इनका किसी तरीके से जब आए थे अजय कुमार जी, देहरादून के एसएसपी बने थे, तब ये प्रक्रिया चालू हुई थी कि वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब प्रेमेंद्र डोभाल जी आए हैं, उन्होंने आते आदेश दिया कि तुरंत काम चालू हो जाना चाहिए, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये चीज फिर इनकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसके लिए तो आप नहीं, पुलिस ऐसा को नहीं है दोषी सचिन जी। मानेंगे? देखिए, पुलिस अगर अपना काम ठीक नहीं कर रही है तो सरकार उनको उनके काम से इधर उधर कर रही है, वो भी आप प्रक्रिया देख रहे हैं, उसमें भी सरकार बिल्कुल सोच नहीं रही है, बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही है, बल्कि ऐसे अधिकारी जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं उनको दूसरी जगहों पे स्थानांतरित किया जा ठीक रहा है। है। अब ये आप भी आप मान गए लोग देख रहे राजेश जी होंगे। की पुलिस गलत काम कर रही थी, पुलिस सजग नहीं थी, देखिए, इसलिए क्राइम बढ़ा, नहीं इसीलिए नहीं, ट्रांसफर हुआ उनका। देखिए, पुलिस ने जो काम ठीक से नहीं किया, जो अधिकारी अपने सर्कल में काम ठीक नहीं कर पा रहा, सरकार ये चीज देखकर उसको चिन्हित करके बाहर कर रही है, दूसरी जगह बेच रही है। ठीक ये है, भी आप और हम सब देख ही रहे। ठीक है आशीष जी। अब राजेश जी तो कह रहे हैं भाई पुलिस अधिकारी काम नहीं कर रहे थे, माँ बेटे के साथ किस तरीके से उनका झगड़ा पारिवारिक था, भाई भाई का था, दोस्त का था, पुलिस क्या करेगी भाई उसमें? हम लोगों ने तो जो घटना हुई है उसके बाद गिरफ्तार किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलासे किए, तो पुलिस काम तो कर रही है ना आशीष जी, फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप लोग? मैं आपने जो बात कही अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय के बात के उपरांत, मैं अगर इसी को आधार मान ले तो मैं इसके एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जो अपराध है वो कई श्रेणियों में है। अपराध फाइनेंशियल फ्रॉड में है, अपराध जो है महिलाओं के खिलाफ दो तरह के अपराध है, रेप भी हैं और उनके अपहरण भी हैं, अपराध हत्याएं भी हैं, अपराध जमीनों के फ्रॉड भी हैं। इन सब मामलों में पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस का जो रवैया है, वो उस वक्त बदल जाता है जब उन पर राजनीतिक दबाव होता है जी। मैं राजेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रही है, लेकिन मेरा सवाल ये, मेरी जो आपत्ति है वो ये है कि राज्य की पुलिस को अपना काम सही ढंग से ईमानदारी से करने से राज्य की सरकार उनको प्रभावित कर रही है। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है कि किस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप से माफियाओं और अपराधियों को संरक्षण देने का, आशीष जी ये कोई बीजेपी का तो प्रश्न नहीं है ना, ये तो हर सरकारों में रहता है। क्या आपकी सरकार में नहीं था? नहीं, हर सरकारों में होता है। इसे छोड़ दीजिए सर कि पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता है के कारण। तो सर आपकी सरकार में क्या किसी अधिकारी पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था? ये तो रहता ही है, आप किसी भी सरकार में आएंगे तो करेंगे, राजनीति तो अपना हस्तक्षेप करेगी ना। सर इससे आगे बताइए कि क्राइम क्यों बढ़ रहा है आशीष जी, और क्या उस पर लगाम लगाना पुलिस के हाथ में नहीं है? नहीं, मैं आपको वहीं पर ले जाना चाह रहा हूं, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। आपने कहा कि क्या कांग्रेस के समय में नहीं बढ़ रहा था, मैंने कहा कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस की दिशा भटक गई है। उस पुलिस का जो इकबाल है, पुलिस का जो सम्मान है, पुलिस का जो डर है वो खत्म हो गया। अभी जिस घटना का जिक्र आप कर रहे थे कि उन्होंने अपने बेटे को ही मरवाने के लिए सुपारी दे दी, तो क्या उस वक्त सुपारी देते वक्त उनके मन में डर था या नहीं था, ये सवाल है। अपराध तो ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए आशीष जी, यही जो बात आप कह रहे हैं ना आशीष जी, यही बात क्राइम को रोक सकती है, यही बात क्राइम को रोक सकती है। कानून का डर होना, कानून का डर होना, और पुलिस का डर नहीं है अपराधियों में, इसीलिए खुलेआम दिन दहाड़े जो है गोलियां चल रही हैं मॉल में। 50 मुकदमे होने के बाद भी आदमी लाइसेंस पिस्टल लगाकर जिम में आराम से घूम रहे हैं। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को हथियार के लाइसेंस दिए जाने चाहिए उनको मिले नहीं है, जिनको नहीं दिए जाने चाहिए वो खुलेआम लेकर घूम रहे हैं। मैंने अभी आपके देहरादून में एक बड़ा मामला हुआ,
जब पूर्व विधायक जो बीजेपी के हैं, उन्होंने एक पूर्व जो हमारे मुख्य सचिव है उनके लड़के को रास्ते में रोक लिया। मुझे आज तक मालूम नहीं है कि उसमें क्या कार्रवाई हुई है। बीजेपी के एक पूर्व विधायक और एक वर्तमान विधायक खानपुर, मैं नाम लेकर जिक्र कर रहा हूँ, खानपुर विधानसभा के, वो 4-4, 5-5, 6-6 गनर लेकर घूमते हैं मुझे, और वो आपस में भी लड़ते हुए दिखाई दिए। बताइए, पुलिस का तो इकबाल यहाँ खत्म हुआ है ना। ये लोग दावा करते हैं कि पुलिस हमारे हिसाब से चलती है। जो बाकी जो विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के भी हो, उनके वो इतना थाने में नहीं जाते जितना ये लोग यहाँ जिस तरह से करते हैं। खुलेआम कई मामलों में लेकर, फाइनेंशियल फ्रॉड से लेकर कई मामलों में हत्याएं हुई है, लेकिन उन हत्याओं को आत्महत्या में दर्ज कर लिया गया है। वो ऐसे तमाम उदाहरण मौजूद है। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं कि राजनीतिक हस्तक्षेप होने का कारण केवल भ्रष्टाचार है। ये तो मुख्यमंत्री जी आशीष जी कई बार नकार चुके हैं कि हमारा कोई पॉलिटिकल प्रेशर अधिकारियों पर नहीं होता है, कानून व्यवस्था से जो खिलवाड़ करेगा उस अधिकारी के साथ फिर व्यवहार भी ठीक तरीके से होगा। आपने देखा होगा कि अभी कितने अधिकारियों को जो है फेरबदल किया गया है, इधर से उधर उनके ट्रांसफर किए गए हैं, इधर से उधर। नहीं, फेरबदल करना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ये बात कह कौन रहा है कि हम ऐसा करने नहीं देंगे? मुख्यमंत्री जी का बयान हमने कई बार सुना है, अभी स्टेटमेंट भी है उनकी कि कोई। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ सर। मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो लगता है शहद की शीशी के साथ लपेट कर दिया जाता है, यानी वो साफ बोल देते हैं कि नहीं, हमारा तो कोई योगदान नहीं है। मैं तमाम उदाहरण देने के लिए तैयार हूं, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर जो सार्वजनिक जगहों पर मौजूद है, जहां अपराधी मुख्यमंत्री के दफ्तर से या मुख्यमंत्री जी की पार्टी के दफ्तर से निकलते हुए पाए गए हैं। बताइए ना उसमें क्या कार्रवाई हुई। मैं हाकम सिंह का उदाहरण लेता हूँ, ये तो सार्वजनिक मामला था, पेपर लीक का। बताइए हाकम सिंह को दोबारा अपराध करने के लिए मौका। ठीक है, यानी कि आशीष जी आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अजय कुमार जी का ट्रांसफर हुआ है वो एक रूटीन ट्रांसफर है। आप रूटीन ट्रांसफर मान रहे हैं इसको, देहरादून से जो? नहीं, मैं बिल्कुल रूटीन ट्रांसफर मान रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कानून व्यवस्था पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, आप ये कह रहे हैं। दोबारा वहां से लाए गए थे। ठीक है, आपको क्या लगता है कल्पना जी कि जो मामले हो रहे हैं इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से एसएसपी नहीं चला पा रहे थे, इस वजह से उनका ट्रांसफर हुआ है? असल में ऐसा है सर कि जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा कि ये रिलेशन से रिलेटेड मामले थे, माँ बेटे का कत्ल करवा रही है या इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, या प्रेमिका का कत्ल हो रहा है, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कानून का खौफ क्यों नहीं है। अगर कानून का खौफ नहीं है तो इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये गैंगस्टर या शूटर जो आ रहे हैं ये तो बाहर से आ रहे हैं, तो इसका मुख्य कार्य किसने किया है? जो आपका बीजेपी है, उन्होंने 2018 का जो भू कानून है उसमें इतनी ढिलाई दे दी है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आके बस सकता है। आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन होगा, तो वेरिफिकेशन तो किराएदार का हो रहा है, लेकिन जो मालिक बन के बैठा है उसका तो कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो पुलिस का खौफ लगभग खत्म हो चुका है और जो महिलाएं हैं वह जो है बाहर निकलने से डरेंगी। अब अगर उस मच्छी बाजार वाले केस की बात करें तो कोई सरफिरा आशिक अगर आपके पीछे घूम रहा है तो क्या वो कहीं भी आपके गर्दन काट के फेंक देगा, और वो भी पब्लिक प्लेस पे? तो इसका मतलब लेकिन अगर मसले घर में चल रहे हैं कल्पना जी, सवाल ये कि घर परिवार के झगड़े हैं, कल कौन किसको मार दे तो ये तो नहीं जानकारी हो सकती। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ये बात कि घर परिवार ये तो हमारे जो है एथिक्स की कमी हो गई है सारा हमारे सोसाइटी में, लेकिन तब भी जो सरकार है और जो पुलिस है वो इसके लिए जवाबदेह है कि जो है जो शार्प शूटर है वो पिस्टल लेके घूम रहे हैं। अब लाइसेंसी पिस्टल लेके तो नहीं घूम रहे होंगे, तो वो पिस्टल लेके उत्तराखंड में घुस कैसे रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कैसे नहीं हो रहा है? और मतलब कहीं ना कहीं से जो है बाहर से जो है आयात किए जा रहे हैं जो शार्प शूटर हैं, जो अपराधी हैं। तो इसलिए जो हमारी देवभूमि है, जिसको कि एक पवित्र भूमि माना जाता था, शांत भूमि माना जाता था, उसको जो है इसीलिए कहा जा रहा है कि आप जो है 1950 का जो है एक्ट लागू करें और जो है सशक्त भू कानून, जैसे हिमालयी राज्यों में से 118 जो एक्ट है आपका हिमाचल का, उसको आप लागू करेंगे तो इस तरह से अपराधी यहाँ पर अपनी शरणास्थली नहीं बनाएंगे। जैसे कि बीजेपी के खुद विधायक कह रहे हैं, तो शरणास्थली बनने का कारण तो यह है ना कि आपने उनको जो है एक रेड कारपेट दे दिया है कि आइए आप आओ, यहाँ कितनी जमीन खरीद लो, आप यहाँ बस जाओ। तो उसके बाद हमें पता ही नहीं कि हमारे पड़ोस का जो घर है वो जो है 50 हिस्ट्री सीटर है, झारखंड का गैंगस्टर है, वो जो है पिस्टल लेके घूम रहा है। तो बाहर से जो लोग रह रहे हैं, हाँ, आयात ही तो कर रहे हैं आप। अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई में धामी सरकार और उनके पुलिस अफसर जो हैं कानून व्यवस्था को पटरी पर चलाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, या इसके पीछे क्या बड़ा ड्रॉबैक मान रहे हैं आप? अनिल जी। सबसे
से आप देखिए अपराध एकदम से बहुत तेज बढ़ा है जी। उसके पीछे हर बार ये होता है कि रेवेन्यू पैसा एक ऐसा कारण होता है कि उसके कारण अपराध बढ़ता है। हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, जब से विशेषकर 2017 में जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से आप देखेंगे तो उत्तराखंड में अपराध बहुत बढ़ गया। कारण ये है जी, हेलो जी जी सुन रहे हैं सर, जी। बोलिए। क्योंकि यूपी में जो माहौल है ना वो बहुत टाइट है, वहां पर कानून व्यवस्था ठीक हुई है और उसका नुकसान उत्तराखंड को ये हुआ कि आज उत्तराखंड एक सेफ हाउस है। जो वेस्ट यूपी के हमारे बदमाश थे, जो इधर के यूपी की तरफ के जो बदमाश थे और जो और लोग थे, वो सब आप देखो पिछले कई समय से आप देश में कहीं भी कोई घटना होती है इस तरह की, उसका उत्तराखंड से कोई ना कोई कनेक्शन निकलता है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे पुलिसिंग इतनी कमजोर हो चुकी है, कानून व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है और इसके कारण जो अपराधी है वो बिल्कुल एक तरह से निरंकुश होके उत्तराखंड में सब कुछ कर रहे हैं। आप देखिए, एक अपराधी आपके घर पे रहता है, आपके बगल में रहता है, जिसपे 50 मुकदमे हैं और पुलिस को पता तक नहीं होता। आप ये सोचिए, उस आदमी को जब हमारे उत्तराखंड में आपको एक दवाई की दुकान भी खोलनी होती है ना, तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है। बिल्कुल। लेकिन उस आदमी को एक आपने स्टोन क्रशर दे दिया, उसकी कोई जांच नहीं की, उसका कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब आपने, और उस आदमी के आप फोटो देखिए, तमाम बड़े अधिकारियों के साथ उसके फोटो हैं। इसका मतलब डॉक्टर अनिल, क्या अभी आपने थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, क्या कानून का डर होना, पुलिस का डर होना अपराधियों में, यही एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यदि आदमी कोई पिस्टल लेके घूम रहा है, वो चल रही है कि नहीं चल रही है, मैं तो देसी भाषा में कहूंगा, चाहे वो साइड में लगा रखी है, वो किसी भी तरीके की पिस्टल हो, चाहे वो मेले से खरीदी हुई क्यों ना हो, लेकिन दूसरे को उसका डर है। ऐसे ही वर्दी का डर उत्तर प्रदेश में आप बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में है, तो फिर यहां पर क्यों नहीं है? पड़ोस का राज्य है ना, वही तो एक बात होना चाहिए था। बहुत सी चीजें हम कॉपी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, तो कानून व्यवस्था को क्यों कॉपी नहीं किया जा रहा है? आप ये देखो ना, यहाँ पे जो पुलिस है ना, पुलिसिंग आप देखो, ज्यादातर मामलों में पुलिस जो है एक तरफा कार्रवाई करती है। बहुत सारे ऐसे मामले आ गए जिनमें ये साबित हुआ कि जो आरोपी था या जो पीड़ित है, पता चला उसी को आरोपी बना दिया। अब जो अभी कल वाला मर्डर है जिसमें मां को पकड़ा है, आप ये सोचिए, अगर उनमें पुलिस का थोड़ा भी खौफ होता ना, कानून का थोड़ा भी खौफ होता जी, उनको पता था कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, क्या वो कर पाते? जी, क्योंकि उनको पता था कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि उनको फिर कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी, इसलिए वो सारे जो अपराधी हैं वो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई पुलिसिंग में कमी है? क्योंकि अक्सर राजधानी है तो यहाँ पर वीआईपी ड्यूटी और मैन पावर की लगातार कमी होती है, जिस कारण से जो पुलिस है वो ज्यादातर वीआईपी सुरक्षा में लगी रहती है। अनिल जी, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, राजधानी का ग्लैमर है, राजधानी में जो भी नौकरी कर रहे हैं उनका ग्लैमर है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा है और पॉलिटिकल प्रेशर भी है। आप राजधानी है तो स्वाभाविक सी बात है, सचिवालय है, तमाम मंत्री लोग यहाँ हैं, विधायक हैं, सबका प्रेशर होता है और वो एक बड़ी परेशानी है। वीआईपी ड्यूटीज है, पुलिस के पास वैसे ही स्टाफ कम है और जो स्टाफ है भी आप उसको इतना इन्वॉल्व कर देते हैं या फिर आप एक बायस्ड हो जाते हैं कि आप सही कार्रवाई करते नहीं। जब आप सही कार्रवाई नहीं करते और किसी पैसे वाले के दबाव में या प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में, तो वैसे ही लोगों का कानून से भरोसा कम हो जाता है। और ये जो घटनाएं हुई है ना, उसमें एक बड़ा कारण ये भी है कि लोगों को लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं और शायद इसीलिए वो पुलिस से डर नहीं रहे या पुलिस का कोई खौफ नहीं है उनके ऊपर। ठीक है राजेश जी, आपको क्या लगता है कि आप कॉपी तो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीजें, नीली चादर, पीली चादर, तो ये तमाम चीजें कॉपी तो हो रही हैं उत्तर प्रदेश से, और योगी आदित्यनाथ आपके लिए एक उदाहरण है, पड़ोस का राज्य है, तो यहां ऐसा कानून का, पुलिस का, वर्दी का डर क्यों नहीं स्थापित हो पा रहा है? सचिन जी भाई साहब, मैं आपको इसमें ये कहना चाहता हूं, देखिए आपने सुझाव बहुत अच्छा दिया कि उत्तर प्रदेश हम सबके लिए एक पूरे, मतलब सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के अन्य राज्यों के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण है, बहुत ऐसा खौफजदा उदाहरण है कि अन्य राज्यों की पुलिस को भी कहीं ना कहीं यहाँ से प्रेरणा मिलती है, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ते। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से मैंने शुरू में कहा कि उत्तराखंड शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ पे इस तरह की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वे घटनाएं इस बीते समय में हम लोगों को देखने को मिल रही है। ये निश्चित रूप से जो सरकार है, सरकार के साथ साथ जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग पे कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी और चुनौती ज्यादा बढ़ा देती है कि देखिए घटनाएं यहाँ पे होनी शुरू हो गई है, इस पे लगाम लगाई जानी चाहिए। लेकिन जो हमारे विपक्षी साथी कह रहे हैं पुलिस का डर नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं
ऐसा कौन सा मामला है इस तरह का जघन्य अपराध जहां पे हुआ हो और पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से ना करा हो। एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पुलिस का क्या काम है? पुलिस का काम अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ने का ही तो है। न्यायपालिका उसके बाद जो दंड का प्रारूप है, जो दंड मिलने की श्रेणी है, वो क्या देश में अलग और उत्तराखंड में अलग है? राजेश, ये भी आपने देखा होगा, एक किसान ने किस तरीके से 30 लाख की रिश्वत लेने का आरोप एक पुलिस अधिकारी पर लगाया और वो थानों के चक्कर काटता रहा, उसको अपनी जान देनी पड़ गई। और सर क्या उदाहरण चाहिए? नहीं, आप सचिन भाई, आप उस बात को इस तरीके से बताइए। मैंने कहा अपराध का कोई श्रेणी नहीं होती अपराध की। अभी सैनी जी ने इतनी सारी श्रेणियां बताई कि अपराध किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार से, कोई भी श्रेणी में हो सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पुलिसिंग पे सवाल उठाना अपनी जगह पे हो सकता है, लेकिन पुलिस ने अपराध होने के बाद, अपराध होने से पहले क्या पुलिस किसी को पकड़ती है? अपराध होने के बाद पुलिस ने अपना काम नहीं किया है, तो आप उस बात को थोड़ा सा इंगित करके मुझे बताइए। सर मैं तो राजेश जी आपको देखिए बता रहा हूं कि क्या कमियां हैं आपकी पुलिस में। सर मैन पावर की सर भारी कमी है आपके पुलिस में, ये मानते हैं आप? वीआईपी ड्यूटी का बोझ है आपकी पुलिस पर? कोई नहीं है, कोई बोझ नहीं है। कोई बोझ नहीं। पहले भी उतने ही विधायक थे, विधायक पहले भी इतने थे, आज भी उतने हैं। राज्यसभा संसद उतने ही थे, उतने ही है। लोकसभा उतने ही थे, इतने ही, जितने मेयर थे उतने ही है। बल्कि हाँ, जो पहले करीब 200-300 लाल बत्तियां बटी हुई थी इस प्रदेश के अंदर, उनके साथ जो पुलिसिंग थी उल्टा कम हो रही है। सर पहले इतना क्राइम नहीं था ना, क्राइम को देखते हुए आपने विधायकों की, मंत्रियों की सुरक्षा में लगा दिया है। वीआईपी मूवमेंट हो रही है, इधर से उधर जाना है तो रोज इसकी ड्यूटी है। मुख्यमंत्री जी के दौरे हैं, राज्यपाल के दौरे हैं, कोई बाहर से इतना नहीं था ना। जैसे अब कल नड्डा जी आ रहे हैं, उससे पहले आपने हरिद्वार में देखा होगा अमित शाह जी आ रहे हैं, अभी शिवराज सिंह चौहान जी आए थे देहरादून। तो ये मूवमेंट नहीं हो रही है क्या? यूपी की सरकार अभी, कांग्रेस की भी बहुत सारे लोग आएंगे, चुनाव का साल है, आना है कई लोगों ने, नई नई चीजें होंगी, प्रदेश को नई सौगात मिलेंगी, तो कई सारी अच्छी चीजें होंगी। बड़े बड़े गृह मंत्री, प्रधानमंत्री ने सौभाग्य उत्तराखंड का। मैं ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में 13 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनका जो काफिला चलता था, और आज 4 से 5 कैबिनेट मिनिस्टर है, तो काफिला तो आप समझिए ना कि कितना आधा हो गया होगा उस काफिले के सामने। और जब 200-300 लाल बत्तियां पहले बटी हुई थी, उनके पीछे जो काफिला जाता था, आज किस राज्य मंत्री के साथ पुलिसिंग है? ठीक है आशीष जी, अब देखिए 13 मंत्रियों की सुरक्षा में सारा पुलिस लगा दिए, लेकिन आज भाई साहब कह रहे हैं राजेश जी भाई हमारे पास पुलिस पर्याप्त है, विधायकों के साथ इतनी सुरक्षा नहीं चल रही, मंत्री 6 हो गए हैं, ये तमाम चीजें हैं। तो फिर कानून व्यवस्था इसलिए खराब नहीं हो रही, हमारी तो सुचारू रूप से चल रही है, पुलिस सही काम कर रही है। जी देखिए, राजेश जी ने 2 चीजें बताई, और देखिए मैं जो बात कह रहा हूं वो दल निरपेक्ष है, यानी वो पार्टी के ऊपर बात नहीं कह रहा हूं। नंबर 1, राजेश जी ने कहा कि हमने राज्य मंत्री कम बनाए। आपने उनका नाम बदल के कुछ भी रख दिया हो, लेकिन उनकी सुरक्षा में, उनकी व्यवस्था में जो खर्च आप कर रहे हैं, वो एनडी तिवारी जी की सरकार में किए गए खर्च के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। वो खर्च में जो बता रहा हूँ, वो गाड़ियों की संख्या और जो उनके लिए गनर और उनके लिए तमाम गाड़ियों की जो सुविधाएं, डीजल पेट्रोल के लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ, उनकी कीमत तो अब कई गुना बढ़ चुकी है। दूसरा, आप अभी मैंने एक उल्लेख किया था कि एक पूर्व विधायक और एक विधायक को 6-6, 7-7 गनर मिले हुए हैं। मुझे बताइए कि उन लोगों को 7 गनर आपने किस योजना के अंतर्गत दिए हैं? और तीसरा, जो आपने अभी अपराध में उत्तर प्रदेश के जो गुण गाने शुरू किए हैं, मैं उसकी जरा कलई खोल दूं। हिंदुस्तान के अंदर पर कैपिटा, पर लाख के हिसाब से जो अपराध की दर है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। और आप उत्तर प्रदेश के अगर गुण गा के उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड जैसा बनाना चाहते हैं, तो माफ कीजिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश जैसा नहीं बनाना चाहता। आज भी उत्तराखंड जो है वो अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कई सारे बड़े, दिल्ली और कई राज्यों के मुकाबले में बहुत कम है, इतना ज्यादा नहीं है। सर उसकी जनसंख्या भी तो देखिए ना आप, सर उसकी जनसंख्या देखिए, वहां कैसे गैंगस्टर थे, कितने माफिया थे, क्या हालात थे, दंगों से क्या हालात थे उत्तर प्रदेश के, कितनी चीजों में डेवलपमेंट हुआ है वहां पर। सर मुझे जानकारी नहीं कि आपको ये बात कौन बता रहा है। सर मुझे जानकारी है ना, मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे जानकारी है। सर आप उत्तराखंड से हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा नहीं करते। भारत की सरकार ने जो एनसीआरबी का डेटा रखा हुआ है, मैं उसके सर एनसीआरबी में तो यहाँ की भी हालत खराब है, आप जो उत्तराखंड में कह रहे हैं। जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है। टॉप 5 में नहीं है सर। सर बिल्कुल, मैं एनसीआरबी के अनुसार कह रहा हूँ, उत्तराखंड टॉप 5 में भी नहीं है, और लेकिन लोअर 5 में भी नहीं है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। उत्तराखंड पुलिस को लेकर 2008 में जब खंडूरी जी की सरकार थी,
एक प्रवर समिति बनी थी जिसने कुछ सुझाव दिए थे और क्रमशः उन सुझावों को धीरे 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 लागू भी किया गया है। जैसे ट्रैफिक पुलिस से कंट्रोल करने के लिए एक अलग पुलिस लगाई गई है जो जिनके कपड़े भी काले रंग के होते हैं और उनकी सुविधाएं भी अलग दी गई हैं। हमें पर्यटक पुलिस की भी आवश्यकता है और जो सुरक्षा जो करती है, जैसे एसपीजी कुछ लोगों को प्रोटेक्शन करती है, तो विधायकों की और माननीयों की सुरक्षा के लिए अलग पुलिस विभाग बनना चाहिए। जी हमारा जो बहुत सारे केस है उनको जो फाइंड आउट करने के लिए, उनकी जो सुराग रशी के लिए एसटीएफ और एसओजी टाइप की जो संस्थाएं बनी हुई है, इनको थोड़ा सा और अधिक मजबूत और अधिक अलग करने की आवश्यकता है। तो इसीलिए जो फाइनेंशियल क्राइम है, अब मैं आपको बताता हूँ उत्तराखंड नंबर 1 कहाँ पर है। पहले आज से 5 साल पहले उत्तराखंड में 37 करोड़ रुपए के जो अपराध हुए हैं। आज के समय में जो 2024 का मैं आंकड़ा बता रहा हूँ, 174 करोड़ रुपए के अपराध हुए हैं जिन्हें साइबर क्राइम के माध्यम से किया गया है। अभी आप अगर ध्यान से देखेंगे, ये हत्याओं से अलग हटके हर रोज एक आदमी उत्तराखंड का कभी 2 लाख, कभी 5 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख को लूटा जा रहा है खुलेआम। उनको मतलब एक जिसे बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट करना। हमारे फोन में जब मैं आपको कॉल करूंगा तो पहले एक कॉल आएगी कि डिजिटल अरेस्ट से बचना है। उसके मामले में भी, लेकिन उसकी जांच के लिए जो टीम बनी हुई है, साइबर सेल बना हुआ है। बहुत सारे अपराध हमारे सोशल मीडिया से हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी आज इतना जहर उगला जा रहा है कि किसको कब कहाँ मरवा दिया जाए कुछ जानकारी नहीं मिल सकती। पता नहीं आप तो कौन ये से आंकड़े यूपी के जिनको अभी ठीक करने की जरूरत है। हम खाली ये नहीं कि पुलिस की आलोचना करें और जी यहाँ बैठे अभी सर आप आशीष जी, अभी तो आप उत्तर प्रदेश के आंकड़े बता रहे थे, थोड़ा सा मैंने भी इसका जो आंकड़े निकाले सर, उसके अनुसार तो आप देखेंगे 2016 में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो मर्डर के लगभग 5000 मामले थे। ऐसे अगर आप 2021-22 में देखेंगे सर 3700 थे सर। उसमें लगातार सर कमी आ रही है। मैं तो कर दे रहे हैं वो लोग फेक एनकाउंटर। अब फेक एनकाउंटर बता रहे हैं आप सर, इसमें तो ये तो खुद ही इतने तो फेक एनकाउंटर कर दे रहे हैं। ठीक है कल्पना जी, ये बात बीजेपी के नेताओं को क्या दूसरे स्टेट से नहीं सीखनी चाहिए? उत्तराखंड के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि भाई टॉप 5 में भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में आपके थ्योरी पर काम कर रहे हैं, मेरी जानकारी लोअर 5 में भी नहीं है। उत्तराखंड का जो जनसंख्या देखी जाए तो कम नहीं है किस हिसाब से? नंबर 1 है। देखिए सर, जो यूपी की तुलना हम उत्तराखंड से कैसे कर सकते हैं? यूपी का जो पहले का जो इतिहास रहा है, यूपी में बहुत अपराध था। मैं मानती हूँ कि वहाँ पे अपराध में कमी आई है, ये डेटा बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उत्तराखंड जो राज्य था वो पहले सबसे शांत राज्यों में माना जाता था। लेकिन अब उत्तराखंड में पिछले जो है 17 दिन में 5 हत्याएं हो जाती हैं। तो क्या आपने उत्तराखंड में इससे पहले ऐसा कभी कुछ देखा था? नहीं। मेरा 16 साल का लड़का मुझे बाहर जाने से पहले कह रहा है कि 8 घंटे की लोकेशन आप मेरे को सेंड करो, नहीं तो आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो देहरादून में क्या ऐसा कभी माहौल था? या उत्तराखंड में कभी ऐसा माहौल था? हम 12-1 बजे शादियों से घर जाते थे अकेले, लेकिन कभी किसी ने बोला नहीं कि आप लोकेशन दो। तो जब हमारे घरों में 16 साल का बच्चा भी बोल रहा है कि आप घर से निकलने से पहले 8 घंटे की लोकेशन शेयर करो तब आप घर से बाहर निकलो, तो इतना खौफ का माहौल हमारे देहरादून में हो चुका है। तो उत्तराखंड तो कभी ऐसा नहीं था। तो हम दूसरे राज्यों, ये हम कैसे कह सकते हैं कि टॉप 5 में है या लोअर 5 में है? हमारा तो जो अपराध से कोई नाता ही नहीं था। ये मेनली ये हुआ कि हम बाहर से जो यूपी के शूटर है वो यहाँ आ रहे हैं, तो जो है कहीं ना कहीं हमारे जो है पुलिसिया विभाग जो है चरमरा गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब कप्तान के थानेदार के ट्रांसफर जो है नेताओं के अकॉर्डिंग होंगे तो वो उन्हीं को खुश करने में लगे रहेंगे। तो अगर जो है किसी कप्तान का ट्रांसफर नेता करेगा उसकी पसंद की जगह पे, तो उसके बाद क्या करेगा? पुलिस के जो अधिकारी होंगे वो उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर जो है वो जो है सरकार का दबाव है, इसलिए वो अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पा रही है। और राजेश बिष्ट जी कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस है। पर्याप्त पुलिस है तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? और आप कह रहे हैं कि उसके बाद जो है हम पकड़ दे रहे हैं, हमारी पुलिस जो है अपराधियों को पकड़ दे रही है। तो क्या पुलिस का कार्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना है? आपकी एलआईयू क्या कर रही है? एक जो है 50 जिसपे केस है हिस्ट्री सीटर, वो पिस्टल लेके जो है एक जिम में घूम रहा है, जो कि जो सिटी मॉल है देहरादून का बीच, जो आपके मुख्यमंत्री जी हैं उनका आवास कितनी दूरी पर है उस जगह से, और वहां पर कोई जो है पिस्टल लेके घूम रहा है और आपको पता ही नहीं है कि ये हिस्ट्री सीटर है। आप बाद में कह रहे हैं कि ये हिस्ट्री सीटर है। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर आ कैसे रही हैं? इसका मतलब आपने वेलकम किया है कि आओ। ठीक है अनिल जी, देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश का भी देख रहा हूँ और जो आशीष जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, आप चाहे एनसीआरबी के डाटा को भी उठा करके देख लीजिएगा, क्योंकि तुलना 2017 और 2021-22 के बीच में होगी। खैर छोड़िए, लेकिन अगर आप आम जनता से पूछेंगे उस स्टेट में तो वो यही कहेगा कि नहीं ठीक है कुछ राहत जरूर है। लेकिन उत्तराखंड में उत्तराखंड में
आप देखेंगे सर 2022 में ही 418 मामलों से बढ़कर 1000 से ज्यादा हो रहे हैं अनिल जी, और ऐसे ही अवैध हथियारों के मामलों में भी शीर्ष पर है उत्तराखंड। ये तमाम चीजें क्या दिखाई नहीं दे रही हैं कि भाई इतना चीजें हो रही हैं और जो खुफिया तंत्र है वो कहाँ है, जो सत्यापन करते हैं वो विभाग कहाँ है, वो पुलिस थाने कहाँ है? तो इन चीजों में भी तो लैप्स हो रहा है ना। नहीं, दिख सब कुछ रहा है, लेकिन अभी जो राजेश बिष्ट जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि पुलिस अपराध को रोकती नहीं है, लेकिन बाद में हम सबको पकड़ रहे हैं। तो ये जो लाइन है ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ना नहीं होना चाहिए था, पुलिस का काम तो अपराध पे लगाम लगाना होना चाहिए था ना। जो हम कहते हैं बार बार, सरकार कहती है अपराध मुक्त, भय मुक्त, वो माहौल होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी कि पहले अपराध हो जाए और बाद में हम पकड़ लेंगे। वो पुलिसिंग का, वो अच्छी पुलिसिंग नहीं है। अच्छी पुलिसिंग तो वो है जो आपको एक ऐसा माहौल दे, जो अभी मैडम कह रही थी ना कि हम रात को शादी से लौटते थे तो कोई डर नहीं होता था, वो डर ना हो। आजकल आप देखो सुबह 10:30 बजे आदमी निकलने से बच रहा है। परसों भी 10:30 बजे, आज भी 10:30 बजे, और वो जो गुंजन की हत्या हुई थी वो भी 10:30 बजे। अब आप सोचिए, जब दिन दहाड़े आपके भरे बाजार में इस तरीके का हत्याकांड हो जाए तो आप उस माहौल में रह पाएंगे क्या जी? तो कुल मिला के जो पुलिस का काम होना चाहिए ना, वो पहले अपराध पे नियंत्रण होना चाहिए पुलिस का, चाहे वो डर हो, चाहे वो उनका इंटेलिजेंस हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि देखिए, जो माँ बेटे वाला अपराध है वो भी एक संगठित अपराध था, क्योंकि उसकी पहले प्लानिंग हुई, सब कुछ हुआ। जो आज का अपराध हुआ है वो भी निश्चित तौर पे प्लानिंग का अपराध है जी। तो वो तो ठीक है कि भावावेश में आपने कुछ कर लिया, समझ आता है कि आप एकदम से गुस्सा हुए और किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है, वो उस अपराध पे रोक नहीं लग सकती। लेकिन जो ये प्लानिंग वाला अपराध है, जो पहले से गुट बना के या पहले से प्लानिंग करके हो रहा है, इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का कोई डर नहीं है, और आदमी कानून से डर नहीं रहा है, इसलिए वो जो चाहे वो कर रहा है जी। ठीक है राजेश जी, आपको नहीं लगता कि जो वेरिफिकेशन है वो एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि जो नए एसएसपी आए हैं उन्होंने भी आते ही सबसे पहला आदेश वेरिफिकेशन का दिया है। बाहर से आ रहे लोगों का वेरिफिकेशन नहीं होगा, कहाँ रह रहे हैं, किसके घर रह रहे हैं, तो ये तमाम चीजों को आप नहीं मान रहे हैं कि ये सही है, होनी चाहिए? देखिए सचिन जी, हम किसी भी बात को नकार नहीं रहे। पुलिस ने अपना काम जिम्मेदारी से करना चाहिए, कर रही है। और उत्तराखंड की पुलिस पे जो बार बार हमारे साथी यहाँ बैठे सवाल उठा रहे हैं कि हम शादियों से आते थे इतने साल पहले, तो कभी हमारे बच्चे हमसे पूछते नहीं थे, आज 8-8 घंटे की लोकेशन मांग रहे। मेरी ये समझ नहीं आ रहा, ऐसा आपका क्या व्यापार चल रहा है, ऐसा आपका क्या लेन देन है, ऐसी आपकी क्या रंजिश है, ऐसे कौन से आप हिस्ट्री शीटर है जो आपके मन में डर बैठ गया कि कोई मुझे मार देगा तो मुझे लोकेशन घर पे पहले दे देनी चाहिए? ये तो समझ से बाहर की बात है कि आप एक आम नागरिक या अकेले ऐसे नागरिक समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आपकी गलती है ना। पड़ रहा है कि 8 घंटे तो आपकी गलती है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। बता दो, मतलब एक पुत्र अपनी माता को लेकर अगर शंकित है कि वो कहाँ पर है, कैसे है, क्योंकि वो पुलिस पर भरोसा नहीं कर पा रहे, तो वो भय होता है। क्योंकि आप जैसे लोग ऐसे वक्तव्य देते हैं, को आप इस तरह से डराएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसी बात कर रहे हैं तो आप हालत लगाइए ना कि सरकार की नीयत क्या होगी। अपना काम अच्छे से आप हिस्ट्री शीटर को भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं, अपराधियों को भाजपा में लेकर आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, उनको पार्षद से लेकर सब कुछ बनाने का काम कर रहे हैं, तो पुलिस का इकबाल तो आप कमजोर कर रहे हैं। ये कमाल जिन लोगों को 2 लाठी मारकर थाने में बंद करना चाहिए, उन्हें आप भाजपा की सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं कि हमारा खुफिया तंत्र काम करना चाहिए। अरे भाई, ये कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है क्या? तो वो गुंजन टेररिस्ट थी क्या, जिसके दिन दहाड़े हत्या हो गई? आप कैसी बात कर रहे हैं? अपने समय पर बोलिए। आपकी बात सुनी है मैंने। नहीं, आप पहले दिन डिबेट में आ रहे हैं, मुझे नहीं, आप समय पर बोलिए। ये कोई राष्ट्रीय कानून सुनना है अपने इस तरह से बीच में बोलने की? यहाँ समय सुनकर ही जवाब दिया जाता है। मैं बगैर सुने आपके बीच में बोलता रहूंगा तो आप भी सुन नहीं पाएंगे। तो आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं लगती ऐसे अपराधों के पीछे, ऐसे अपराधों के पीछे खुफिया एजेंसियां नहीं लगी करती हैं। नहीं सर, टेररिस्ट अटैक हो उसकी खुफिया एजेंसी लगी। सर वो टेररिस्ट अटैक की अलग बात है। राजेश जी देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि LIU सिर्फ टेररिस्ट अटैक का इंतजार करेगी। सचिन भाई, खुफिया एजेंसी कैसे लग सकती है? आप बताओ ना, आपके पास क्या साधन, आप सुझाव दो ना। कैसे तो बंद कर दो ना। अरे सर, LIU का क्या काम है सर? सिर्फ टेररिस्ट अटैक का करना है सर? वो IB करेगी ना वो काम। गुंजन ने तो शिकायत की थी पुलिस से। सर LIU ये काम नहीं करेगी सर। LIU का कोई रोल नहीं है कानून व्यवस्था में। काम नहीं है सचिन भाई, आप भी सुनिए। LIU का कोई काम नहीं है कि माँ बेटे का लेन देन हो। सर माँ बेटे की मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं माँ बेटे की नहीं कह रहा हूँ। LIU का ये तो काम होगा राजेश जी, LIU का ये तो काम होगा कि किस मोहल्ले में कौन लोग रह रहे हैं, क्या गतिविधि हो सकती है। बात को कहां डिनाई करा मैंने? माँ बेटे का जिक्र कहां कर रहे हैं हम?
सुनिए ना, किसी का प्रेम प्रसंग चल रहा है, एलआईयू का क्या काम है? माँ बेटे की जमीन का झगड़ा है, एलआईयू का क्या काम है? हाँ, जो ये अपराध आज एक हिस्ट्री शीटर यहाँ पर रहा, उस हिस्ट्री शीटर की जमीन का घोटाला चल रहा है तो एलआईयू का काम है या नहीं है? शीटर के बारे में कुछ लोग एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, थानों में शिकायत जा रही है, उस पर आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही या आप करने नहीं दे रहे हैं, तो उसकी किसकी जिम्मेदारी है? एलआईयू के पास होना चाहिए था। इस बात से हम भी सहमत हैं। कोई भी अपने प्रदेश के अंदर, ठीक है आशीष जी बोलिए, आशीष जी बोलिए। देखिए सर, मैं राजेश जी की बात से पूरी असहमति रखता हूँ। इन्होंने कहा कि पुलिस का ये काम नहीं है। हमें कहने अगर पुलिस का ये काम नहीं है तो वो काम किसका है, ये बता दीजिए, पहली बात। दूसरे, चाहे आर्थिक अपराध हो या फिर जमीनों से जुड़े मामलों में माफियावाद हो या नकल जैसे और कई तरह के माफियावाद सब सामने आते हैं, तो मुझे बताइए कि यदि आप उनका संरक्षण करने का काम करेंगे, अभी एक व्यक्ति जो जिस पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज है, हिस्ट्री शीटर है, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है, भारतीय जनता पार्टी अनेक अपराधियों को टिकट देने का काम करती है, अनेक अपराधियों को जो है संरक्षण देने का काम करती है, तो आप पुलिस पर अनुचित दबाव बना रहे हैं ना। आप अपनी गलती मानिए, आप ये मत कहिए कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा हो रहा है। आप पुलिसिंग को समझने का काम कीजिए। सिविल पुलिस का काम है कि उसकी मौजूदगी होना ही, चाहे आप पुलिस के लोग चाहे अपने दफ्तर में ही बैठे हो, थाने में बैठे हो, लेकिन पूरे क्षेत्र में किसी की हिम्मत ना हो कि वो अपराध करने के बारे में सोचे, तो उसके मन में डर होना चाहिए। दूसरे, वो जो सुरक्षित महसूस करने की जो इच्छा है वो प्रत्येक नागरिक की है। प्रत्येक नागरिक को अपने घर बैठे ही सुरक्षित महसूस होना चाहिए कि नहीं, उत्तराखंड की पुलिस यहाँ पर है, मैं सुरक्षित हूँ। इतनी अगर सोच आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं आपकी कार्यशैली के कारण, आपकी सरकार राजेश जी, मैं अभी एक उदाहरण और दूंगा, फिर आशीष जी कहेंगे कि आप तो दूसरा उदाहरण देते हैं। सर, शाम के वक्त पुलिस दिखाई भी नहीं देती है। अगर आप फिर उत्तर प्रदेश का मैं कहूंगा अगर तुलना करेंगे, फिर आशीष जी कहें आप उत्तर प्रदेश की तुलना करें। सर, मैं तो इतनी बार पुलिस की गाड़ियां, एक चीज इंक्लूड कर लीजिए सर जी, एक चीज इंक्लूड कर लीजिए, छोटी सी चीज है। 50% से अधिक पुलिस बल आज लाइन में है, उनको चार्ज क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये सर, 100 नंबर की गाड़ी कहीं नजर नहीं आती है, चीता कहीं नजर नहीं आती है सर, और किसी तरीके की कोई थाने की गश्त हमको तो नजर नहीं आती। हम देहरादून में घूमते हैं तो पुलिस ऐसा लगता है जैसे शाम हुई और गायब। राजेश जी, देखिए सचिन जी, इन्होंने एक जिक्र करा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी, सर जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे दीजिए ना। मैं उसी का जवाब, मेरे सवाल का जवाब देने की क्षमता नहीं है आप पे। 3 लोग 4 लोग जो वर्तमान में विधायक पूर्व मंत्री भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर आज वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिन पे सीबीआई का केस रजिस्टर्ड है, जिनकी संपत्ति को सीबीआई ने कहीं ना कहीं जब्त कर लिया, उनकी पार्टी में है, वो क्या कर रहे हैं पूछना चाहिए ना इन सभी सवाल। सर, वो क्राइम बढ़ा रहे हैं देहरादून में, क्या कर रहे हैं? यशपाल आर्य, वो देखिए ना, जब सीबीआई केस किसने रजिस्टर्ड, वो क्राइम बढ़ा रहे हैं देहरादून में यशपाल आर्य जी, कांग्रेस के नेता। मैं कह रहा हूं डिजिटल जो आपने सवाल पूछा है उसका जवाब इनके पास नहीं। जो मैंने सवाल पूछे हैं उस सवाल का जवाब देने की इनकी हैसियत नहीं है। राजेश जी, अभी न्यू ईयर था, राजेश जी अभी न्यू ईयर था, बैठक हुई देहरादून में, मुख्यमंत्री जी ने खुद बैठक ली कि भाई बाहर से पर्यटक आएंगे। उस दिन भी सर पुलिस वाले, पता है, किसी से ये भी नहीं पूछ रहे आप कहां से हो, कौन है, बाहर की गाड़ियां देख रहे हैं और 2 स्टार आ रहे हैं, सड़क पर चालान कर रहे हैं। अरे भाई, टूरिस्ट ऐसे कैसे आएगा उत्तराखंड में जब आपकी पुलिस हिटलर शाही पर आ जाएगी? ये तो पूछना चाहिए आप कहाँ आ रहे हैं। सर, मैं सर खुद मौजूद था सड़क पर। सर, अब कहाँ गई सर वो व्यवस्था? सर, वो व्यवस्था कहाँ चली जाती है? देखिए, एक घटना का उल्लेख जरूर करना चाहूंगा। 6 अगर मसूरी नई इनोवा कार में बेतहाशा स्पीड से जाते हैं, दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ठीक है अनिल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पुलिस का काम वर्दी में आम जनता में डर बैठाना है या अपराधियों में डर बैठाना है? स्वाभाविक सी बात है, वो अपराधियों में डर बैठाना चाहिए। वो तो ऐसा होना चाहिए, जब मैं कह रहा हूं कि भय मुक्त और अपराध मुक्त एक माहौल होना चाहिए। अगर मैं सुबह बच्चे छोड़ने जा रहा हूं तो मेरे पे ये डर नहीं होना चाहिए कि मैं सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा या नहीं, या मेरे बच्चे सुरक्षित घर आ पाएंगे या नहीं। लेकिन आज जो देहरादून में माहौल हो गया है ना पिछले कुछ दिन में, वो एकदम से डरावना सा हो गया है। अब लोग घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोच रहे हैं, क्योंकि कोई पता नहीं किस चौराहे पे आपको कोई पकड़ ले, किस मोहल्ले में कोई मिल जाए। ये इस तरह का माहौल जब बनता है ना, अब देखो आप पुलिस निरंकुश इतनी हो गई है। आप सोचिए, जब अभी 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ, हमारे 2 आईपीएस साहब, एक तो गए नहीं और एक जो गए वो ऐसे ही चले गए बिना ड्रेस के। अब उनको आप सोचिए कि अगर खुद आईपीएस अधिकारी, उन पे ही जब किसी का डर नहीं है तो उनका डर किस पे होगा?
तो क्योंकि किसी पे अनिल जी, नियंत्रण तो है आप नहीं। एक पत्रकार भी हैं और आम नागरिक की तरह जिंदगी को देखते हुए जब आप रात को बाहर निकलते हैं, रात कहीं लेट आते हैं, चौक चौराहों पर 100 नंबर या इस तरीके से पुलिस गश्त करती हुई, थाने की पुलिस सड़कों पर 10-10, 20-20 की रेंज में, क्या आपको लगता है कि नंबर्स में लोग घूमते हैं? नहीं, वो तो बहुत कम है। वो तो कुछ डेडिकेटेड जगह है 2-3 जहां पे बैरिकेटिंग होती है और वहां पे कभी कभी पुलिस रोकती है। लेट नाइट शायद रोकती हो, क्योंकि जिस समय हम आते हैं उस समय तो रोकती नहीं है। बैरियर जरूर लगा होता है। लेकिन वैसे जो आप कहो कि गश्त होती है, पहले जब मुझे याद है, जब मैं शुरू में देहरादून में आया था तो मोहल्लों में भी गश्त होती थी। उस समय जो चीता होती थी वो घूमती थी, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता कि वो कहीं घूमती है। हाँ, शिकायत करने पे वो आते हैं, जब आप उनको फोन करेंगे तो तब वो आएंगे। वाली गाड़ियों को मात्र 100 लीटर तेल देते हैं ये लोग महीने में। जी, कहां से घूमेंगे वो लोग? अपने जेब से घूमेंगे। ठीक है। आपको क्या लगता है कल्पना जी कि महिलाओं को अब डर लगने लगेगा? जो करते ही नहीं है। राजपुर रोड है देहरादून का, जो वीआईपी इलाका है, वहां पर अक्सर आप देखते हैं वीकेंड्स पर लोग आते हैं, घूमते हैं, मॉल्स में जाते हैं, घूमते हैं, और उसी जगह पर इन्हीं मॉल्स में फायरिंग हो रही है। तो फिर लोग कैसे अपने बच्चों को फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम कैसे स्पेंड होगा जब माहौल ही नहीं होगा? देखिए राजेश मिश्र जी अभी कह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आप घर वापस नहीं आ पाएंगे। जब जिम से आते हुए आदमी ऐसे जो गोलियां जो है दिन दहाड़े चल रही हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि गोली जाके उसी को लगेगी जिसको आप मारे। हो सकता है कोई व्यक्ति जो वहां घूम रहा है उसको भी लग सकती है। ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आपको 8 घंटे की लोकेशन देनी चाहिए, आपको घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दिन दहाड़े गोलियां चलेंगी सड़कों पे तो फिर जो आम नागरिक है वो सर डरेगा। बात किसी पार्टी की नहीं है, बात जो है हमारे जो शहर है उसकी जो है व्यवस्था की है। ऑब्वियस है, कोई भी, मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ, मैं डर लग रहा है बाहर निकलने में। तो आप कह रहे हैं, और जो है महिलाओं के लिए तो स्पेशली, महिलाएं क्या पुरुष भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। ठीक है राजेश जी, जब बॉर्डर्स पर जाते हैं, मैंने कई बार हरिद्वार और इधर बॉर्डर्स पे जाना या फिर यूपी के बॉर्डर्स देखे हैं, देहरादून से यूपी की तरफ जाते हैं, तो सर पहले 2 महीने लगभग हम लोग आना जाना हम करते रहते हैं शूट के, तो वहां पर कोई ऐसी चेकिंग नजर नहीं आती थी। लेकिन जब से 2-3 घटनाएं हुई हैं तब से पुलिस अब सतर्क हो गई है। राजेश जी देखिए सचिन जी, सतर्क होना बहुत अच्छी बात है और सतर्क पुलिस ने होना भी चाहिए। जिस प्रकार से आपने कहा कि बॉर्डर्स पे चेकिंग हो रही है, देखिए निश्चित रूप से वो रूटीन प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन अधिकतर यहीं के बॉर्डर की बात नहीं है। आप अगर दिल्ली जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं या कहीं के अन्य राज्यों के बॉर्डर्स है, वहां पे कोई ऐसी सजग चेकिंग का कोई प्रोसेस नहीं है किसी भी पुलिस का। ये कहने की बात होती है, हाँ रात के टाइम पे गश्त लगाना पुलिस की एक अपनी ड्यूटी का पार्ट है। जहां पे घटनाएं हो रही होती हैं या होने की संभावनाएं होती हैं, यहाँ पे किसी तरह का थ्रेट होता है, तो वहां पे जरूर निश्चित रूप से पुलिस अपना काम कर रही है। चलिए ठीक है राजेश जी, आपने अपनी बात रखी। आशीष जी आपका भी शुक्रिया, कल्पना जी, डॉक्टर अनिल चंदोला जी आपका भी बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो सवाल ये है कि कानून व्यवस्था आखिर पटरी पर कब आएगी, और क्या ये वाकई में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है अपराध को रोकना? आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।